गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हमारा नीट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है और उस क्रैश कोर्स में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। और इस बायोलॉजी के इस सेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से हम बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर जाते भी हैं तो सिर्फ उन टॉपिक्स पर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को ही हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मीन्स कि जैसे कुछ प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और उस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन के साथ साथ हम उन एस्पेक्ट को भी देखेंगे जो प्रीवियस के साथ साथ जो न्यू ट्रेंड्स बना हुआ है हमारे एग्जामिनेशन का, तो उस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर भी हम फोकस करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बैच ही यहाँ पर लिए हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्लास की वजह से हम उन सारे टॉपिक्स को पहले कवर करना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा जिनमें क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। जैसे कि अगर मैं किसी एक सेल की बात करूं, क्योंकि कंप्लीट बायोलॉजी भी कहाँ से स्टार्ट होती है, बायोलॉजी का अगर बेसिक्स से भी बेसिक्स अगर हम चेक करना चाहें तो सबसे बेसिक जो हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सेल की, तो एक्चुअली में ये चैप्टर का सीक्वेंस है, ये आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे क्योंकि क्लास 11th की बायोलॉजी और 12th की बायोलॉजी के दोनों के चैप्टर्स हमें मिक्स करने हैं, क्योंकि कुछ ऐसा हमने एस्पेक्ट लिया है कि जो जिससे भी रिलेटेड है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट चैप्टर सेल पढ़ते हैं तो सेल के साथ साथ उसका ओवरव्यू भी हमें देखना है, तो सेल के साथ साथ इसके ओवरव्यू के साथ सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के बाद इस सेल की कहानी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही सब जब हम सेल डिवीजन देख लेते हैं तो इसमें फिर हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। और लाइफ स्टार्ट होने के साथ साथ, क्योंकि एक यूनिट सेल की जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी सेल की, उस स्मॉलेस्ट यूनिट में हम ये देख रहे हैं कि इससे हम क्या बनाते हैं, लाइफ हमारी बनती है। और सेल डिवीजन के साथ साथ हमारी ग्रोथ होती है, ना सिर्फ हमारे हर एक एनिमल की और हर एक प्लांट की, जो भी लिविंग थिंग है जिसमें सेल एग्जिस्ट करता है, वो सारी चीजें सेल डिवीजन से ही ग्रोथ होंगी। लेकिन सेल डिवीजन की ग्रोथ के साथ साथ जब हम देखते हैं कि इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो सेल डिवीजन के बाद तो एनवायरमेंट में हमारे चारों तरफ हम ये देखते हैं कि अलग अलग टाइप के हमें एनिमल्स, अलग अलग टाइप के प्लांट्स और प्रोटोजोआ, फंगस, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो एक्चुअली में ये सारी चीजें फॉर्म कैसे हुई है ना। और तो फिर सेल किन किन टाइप के हो सकते हैं, सेल के टाइप्स देख सकते हैं। और उसके बाद जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो डाइवर्सिटी किस बेसिस पर, डाइवर्सिटी भी सेल के बेसिस पर ही स्टार्ट होती है, जिसमें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम बात करते हैं और उनके जीन्स के बारे में बात करेंगे तो डाइवर्सिटी वहां से, जिसमें हमारे अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी के जोन्स होंगे। तो हम इस कंप्लीट क्रैश कोर्स में आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेल। और इसके लिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक फेवर चाहूंगा। फेवर इस तरीके से कि जब भी आप इस क्लास को देखें तो क्लास के साथ साथ एक बात का ध्यान रखें कि आपकी एनसीईआरटी का आपके पास सामने होना बहुत जरूरी है। और एनसीईआरटी की, क्योंकि एनसीईआरटी ही हम ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी सबसे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट पूछते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस, यानी कि अगर मैं कहूं 80 to 90% क्वेश्चंस हमारे डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। एक्चुअली में ये फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी अगर हमारे सामने होगी तो उसकी डायरेक्टली लाइंस, अगर मैं किसी पैराग्राफ की बात करूं, वो पैराग्राफ मैं आपको मेंशन करा दूंगा कि कौन सा पैराग्राफ है, जिसमें पैराग्राफ के साथ साथ वो वैल्यू, वो डेफिनेशंस, वो पॉइंट्स जिसको आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, और अपना एक नोटबुक में उसे जो मैं एक्स्ट्रा की पॉइंट्स लिखूंगा एनसीईआरटी के अलावा जो भी है वो हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल।
अब सेल में आते हैं तो सेल की क्या डेफिनेशन हो सकती है, इस पर हम बात करते हैं। तो सेल की डेफिनेशन का मतलब है कि हम बात कर भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि सेल का मतलब क्या है कि या तो सेल 1 हो सकते हैं या तो फिर 2 या 2 से ज्यादा। इससे हम क्या समझ में आता है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें एक ही सेल पाया जाता है, जैसे कि अमीबा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑर्गेनिज्म हुआ, यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और सेकेंड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो एक्चुअली में जब हम इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट डेफिनेशन का मतलब है कि इस डेफिनेशन में लिखा जाएगा कि ये कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि इनका एग्जिस्टेंस कैसा होगा, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या यूनिसेलुलर है या वो मल्टीसेलुलर है, तो हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के साथ साथ इसमें हमें ये देखना है कि ये क्या परफॉर्म करते हैं, तो ये हमारे परफॉर्म करते हैं एसेंशियल फंक्शंस। एसेंशियल फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, एसेंशियल फंक्शन हो सकते हैं हमारी बॉडी में होने वाली ग्रोथ, सारे एसेंशियल फंक्शन। कैसी ग्रोथ, जैसे मैं किसी भी तरीके से ये बताऊं कि जैसे हमने रेस्पायरेशन किया, रेस्पायरेशन के साथ साथ अगर मैं बात कर रहा हूं हमारे डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की, है ना, ब्रेन के फंक्शनिंग की, तो इन सारी चीजों में अगर मैं, क्योंकि मेरी ये आदत है हर बार आपको किसके कंपैरिजन में बताने की, ह्यूमन के एस्पेक्ट से, क्योंकि हम सबसे ज्यादा स्टार्टिंग से ही बचपन से लेकर आज तक हम सिर्फ ह्यूमन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसीलिए हम उसके एग्जाम्पल्स लेंगे तो वो मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको भी, क्योंकि इस क्लास में जब भी हम बात करेंगे तो एक कंपैरिजन होना चाहिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए एक कंपैरिजन। अगर हम प्लांट को पढ़ते हैं तो प्लांट के कंपैरिजन में अदर ह्यूमन को, अदर प्लांट्स को रखेंगे, उस प्लांट के कंपैरिजन में अदर एनिमल्स को भी रख सकते हैं। तो अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल क्या है, परफॉर्म करेगा हमारे एसेंशियल फंक्शन। तो एसेंशियल फंक्शन के साथ साथ यही एक पार्ट दिखाता है, क्योंकि सेल की वजह से ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी होगा, क्योंकि सेल का कुछ एक ऐसा पार्ट है, जैसे कि मैं बात करूं सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, तो ये जो प्रोवाइड करती है वो सेल स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर के साथ साथ ये सभी ऑर्गेनिज्म में, इसका मतलब है कि हाँ ये इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस करती है, एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और ये इसका शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, यानी कि उसका शेप एंड साइज के बारे में भी, यानी कि इसमें हम बात करें तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, अगर मैं लिविंग के अलावा नॉन लिविंग की बात करें तो उसमें सेल का एग्जिस्टेंस नहीं होता, वहां हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जैसे लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये, इसको हम क्या कहेंगे, तो ये सेल क्या है, एक वर्ड में अगर हमने जानना चाहा तो सेल है फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सेल की एक डेफिनेशन हमें यहां से मिलती है कि किस तरीके से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सेल क्या है। सेल एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यूनिट मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट, एक सिंगल यूनिट जो कि किसी ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल यूनिट के थ्रू भी हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें, जैसे कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मैं यहां पर इसलिए थोड़ा सा रुककर बात कर रहा हूं क्योंकि ये डेफिनेशंस के बारे में अलग अलग हमें एग्जाम में पूछा जाएगा। किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, इनके कि इन्होंने डिस्कवरी के अकॉर्डिंगली इन्हें क्वेश्चंस में आते हैं कि किस
डिस्कवरी के अकॉर्डिंगली आते हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी किसने की थी, क्योंकि ये सेल तो हैं, ये हमने अभी ये जाना है इसकी डेफिनेशन के बारे में, लेकिन ये सेल आए कहाँ से? तो ये सेल आए हैं हमारे किसी न किसी साइंटिस्ट ने इन्हें सबसे पहले डिस्कवर किया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी क्या है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है, अच्छा नाम पहले मैं बाद में बताता हूं, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे और वो साइंटिस्ट क्या करते थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उनकी थोड़ा सा इंटरेस्ट था। इसीलिए एक दिन क्या होता है कि वो घूमते हुए कहाँ जा रहे होते हैं, घूमते घूमते किसी तालाब के किनारे पहुंचते हैं, पॉन्ड जिसे हम पॉन्ड कहते हैं। तो तालाब के किनारे पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने कुछ देखा। क्या देखा कि वहां पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर घूम रहे हैं। तो वाटर के अंदर घूम रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वाटर की कुछ ड्रॉप्स लेकर आए, है ना, और वाटर ड्रॉप्स को लेकर आने के बाद उन्होंने क्या देखा कि उसके अंदर कुछ तो है जो मूविंग है। मूविंग मतलब चल फिर सकता है, यानी कि अंदर फ्लोट कर रहा होता है वाटर के अंदर। तो अगर कुछ वो मूविंग पार्टिकल्स देख रहे हैं, मूविंग पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो मूविंग पार्टिकल ही वो सेल था। लेकिन उन्हें पता कैसे चला? क्योंकि इनका नाम है ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो ये जो ल्यूवेनहॉक साहब थे, इनका नाम है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने कहां देखा? पॉन्ड में, पॉन्ड वाटर, है ना। मैं पूरा नाम वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा कि कुछ वाटर की ड्रॉप्स में मूविंग पार्टिकल्स घूम रहे हैं, है ना। अगर मूविंग पार्टिकल्स हैं जिनको उन्होंने अब सेल नाम दिया, ठीक है। और यही सेल कहां से उन्होंने देखा? ये सेल देखने के लिए उनके पास था एक माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप इतना पुराना नहीं है। एक्चुअली में मैं बात कर रहा हूं एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक की, और ये जो माइक्रोस्कोप है एक्चुअली में ये इन्होंने ही बनाया था। तो इसे मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है? सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। तो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में ही देखा, क्योंकि अगर किसी सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, इसका मतलब है कि माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी किसने की? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की है, इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर देखो, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। कहां पर देखा उन्होंने? पॉन्ड वाटर में वाटर की ड्रॉप्स के साथ कुछ मूविंग पार्टिकल्स देखे और जिसको उन्होंने सेल कहा। लेकिन इस बारे में अगर मैं ये बात करूं तो ये मूविंग पार्टिकल हैं, इसका मतलब कोई भी चीज मूव कब करती है? जब वो लिविंग हो, है ना। तो जब लिविंग पार्टिकल है, इसका मतलब है कि ये कैसा रहा होगा? कौन सी सेल रहा होगा? लिविंग सेल। तो क्वेश्चन यहां पर फॉर्म होता है कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की। लिविंग सेल के साथ साथ मैं सेकेंडली बात करूंगा हमारे डेड सेल की, क्योंकि लिविंग सेल और डेड सेल में भी डिफरेंस होगा। डेड सेल क्या होगा? मूविंग पार्टिकल नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस सेल की बात करूं जो मूविंग था, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि हमारी बॉडी में आरबीसीज होती हैं, है ना। आरबीसीज भी कैसी हैं? मूविंग है। बैक्टीरिया भी हम देखें तो बैक्टीरिया भी हमें दिखाई तो नहीं देते, क्योंकि इतने छोटे होने के बाद भी एक्चुअली में ये क्या है? एक सेल का ही पार्ट है। बैक्टीरिया के बाद प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, सारी वैल्यूज, सारे एग्जांपल्स हम यहां पर ले सकते हैं। प्रोटोजोआ,
स्पर्मेटोजोआ, ये ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ एंड प्रोटोजोआ की हम बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया, आरबीसी, ये सारे क्या हैं? लिविंग सेल हैं। और अगर मैं इन लिविंग सेल की बात कर रहा था तो इस लिविंग सेल में तो इन्होंने किसने देखा? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। लेकिन हम जब डेड सेल की बात करते हैं तो डेड सेल को सबसे पहले देखा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, क्योंकि कुछ अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है कि रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट ब्राउन हैं, है ना। तो अलग अलग साइंटिस्ट में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। सबसे पहले ये देखना है कि ये नियरली है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक लिविंग सेल, देन फर्स्ट डेड सेल, और डेड सेल कॉर्क सेल में। कॉर्क हो गए। कॉर्क का मतलब होता है जो पेड़ की छाल होती है ना, किसी भी ट्री के ऊपर वाला जो सरफेस होता है जिसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं, आउटर लेयर, है ना। तो जो आउटर लेयर है वो कितनी रिजिड होती है, हम देखते हैं हमेशा से कि कितनी रिजिड होती है। वो रिजिड क्यों होती है? क्योंकि वो सेल डेड हो चुकी है ना। और ये जो कॉर्क है, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो ये कैसा इनका स्ट्रक्चर दिखाई दिया? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, इन्होंने भी इसे किसे देखा? माइक्रोस्कोप में। तो ये कैसा था? डेड सेल था। तो इन इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक के बाद अगर हम इस बारे में, तो हमें पता ही है, हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक और डेड सेल इसमें देखा रॉबर्ट हुक ने, लेकिन क्या इसमें न्यूक्लियस था? यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है हमें। तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक की उस समय डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया। तो न्यूक्लियस, एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो जो रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल में देखा और रॉबर्ट ब्राउन ने किस में देखा? हमारे न्यूक्लियस को इन्होंने डिस्कवर किया था, है ना। किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि ये बहुत क्या है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब इसके बाद एक दो साइंटिस्ट का और नाम लूंगा, जैसे मैं बात कर रहा हूं सेल्डन की, और सेल्डन के साथ साथ सेचुआन की। तो सेल्डन एंड सेचुआन जो थे, एक सेल्डन थे जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, है ना। तो जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट सेल में ऑब्जर्वेशन किए सेल के अकॉर्डिंगली। और एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिसे हम सेल्डन के साथ साथ किसे क्या क्या नाम देते हैं, अभी मैंने बताया कि सेल्डन एंड सेचुआन। तो ये दोनों साइंटिस्ट थे। अब इन्होंने अलग अलग थ्योरी दी हैं हमारे सेल के विषय में। किसमें? क्योंकि एक जो जूलॉजिस्ट थे, इस बात का ध्यान रखना है कि जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो प्लांट सेल में उन्होंने डिस्कवरीज की। और अगर जो जूलॉजिस्ट की, मैं जिनकी बॉटनिस्ट की बात कर रहा हूं, वो कहां पर थे? वो एनिमल सेल में इन्होंने डिस्कवरी की, ठीक है। तो इन्होंने दो, और ये जब हम इनकी बात करते हैं सेल्डन एंड सेचुआन की, तो सेल्डन एंड सेचुआन ने क्या दिया है? हमारी सेल थ्योरीज। सेल थ्योरीज, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने तो सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन डिस्कवरी के बाद इनके अंदर क्या होता है, कैसे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, और ये कहां से आए हुए हैं, यानी कि इस बारे में हम बात कर रहे थे। सेल्डन एंड सेचुआन ने दो बार, मतलब दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी में यह बताया गया कि सेल जो है हर एक न्यू सेल से फॉर्म होते हैं, लेकिन नए सेल से फॉर्म होने के लिए 1955 के समथिंग रोडोल्फ विर्चू ने, देखो इसे हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये सबके अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, कि रोडोल्फ वर्चाउ जो हैं या रोडोल्फ विर्चू हैं, इन्होंने एक स्पेसिफिक लाइन दी थी। आप लोग एनसीईआरटी को खोलकर अगर रखे होंगे तो सामने उसमें मेंशन होगा ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला।
इस टैग लाइन को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये एक्चुअली में है क्या? ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब है कि हर एक सेल हमारे एक प्री एग्जिस्टिंग सेल के साथ ही आता है, ठीक है। और ये क्या बने होते हैं? तो ओमनिस सेलुला हर एक प्री एग्जिस्टिंग सेल के साथ आता है, और मॉडर्न सेल थ्योरी भी इन तीनों ने मिलकर ही दी। किसने? रोडोल्फ वर्चाउ ने, सेल्डन ने एंड सेचुआन ने। सेल्डन को कई बार हम लेडन भी पढ़ते हैं, है ना। तो ये बोलने का तरीका है, उनके स्पेलिंग में थोड़ा सा, क्योंकि देखो या तो हम इन्हें लेडन पढ़ सकते हैं या तो सेल्डन पढ़ सकते हैं। जनरली हम लेडन पढ़ते हैं, और लेडन एंड सेचुआन। तो लेडन एंड सेचुआन दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवरी की थी, और डिस्कवरी के साथ साथ दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी भी दी, ठीक है। तो अब सेल थ्योरी के साथ साथ अब हम ये बात कर रहे हैं कि रोडोल्फ विर्चाउ ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला बताया, यानी कि हर एक सेल हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल के साथ से ही बनता है। जैसे कि अगर एक सेल है तो उसका डिवीजन होगा दो अदर सेल में, तो ये आया ना प्री एग्जिस्टिंग सेल के साथ, यानी कि कोई ना कोई सेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिसके डिवीजन से ही हमारे न्यू सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने, इन सभी ने मिलकर थ्योरी कैसे बनाई कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? सेल से बने हुए हैं, आर कंपोज्ड फ्रॉम सेल, है ना, कंपोज्ड ऑफ सेल। तो कंपोज्ड ऑफ सेल यानी सेल से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, और ये क्या करते हैं? सेल्स के साथ साथ ये प्रोड्यूस भी क्या करेंगे? सेल ही करते हैं, है ना, प्रोड्यूस सेल। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए हैं, और ये प्रोड्यूस भी सेल से करेंगे, और ये एक हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। तो इन दोनों डेफिनेशन को मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न सेल थ्योरी की डेफिनेशंस क्या होगी, तो इसी को हम मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो मॉडर्न सेल थ्योरी है एक्चुअली में और कुछ नहीं है, मॉडर्न सेल थ्योरी सिर्फ यही है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, दैट मींस हर एक सेल हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है, और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के कंपोजिशन है। ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी की लाइंस डायरेक्टली आती हैं एग्जामिनेशन में, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब एक बात बताओ मुझे कि ये हमने सेल के बारे में तो हमने बात की कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? सेल से बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, क्योंकि एक आइडियल सेल के बारे में बात करूं तो जब ये डिस्कवरीज हो रही थी, इसका मतलब है कि उस डिस्कवरी में कुछ ऐसे जो थे जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था या नहीं था। तो इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस की भी, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी, कि ये लिविंग भी होंगे, है ना, न्यूक्लियस भी होगा, लिविंग भी होगा, और ये फ्री भी होंगे, और सिंगल नहीं है, यानी कि ये सारे मल्टी सेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर। तो ये एक आइडियल डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनाई गई थी। इसी की वजह से हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी आ गए। एक्सेप्शंस यानी कि एक आइडियल सेल थ्योरी के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, और वो क्या है? एक एक्सेप्शन है हमारी किसके लिए? एक्सेप्शंस फॉर सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शन क्या हो सकता है? जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और किसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता? अगर मैं बात करूं आरबीसीज की, इनके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है तो आरबीसीज को हम क्या कहते हैं? ये कैसे हैं? सिंगल न्यूक्लियस हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब कि इसके पास सेल तो प्रेजेंट है लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। आरबीसी में आफ्टर मैच्योरेशन न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। आरबीसी के साथ हम इसमें एक एग्जांपल और लिख सकते हैं सीप ट्यूब्स का। तो सीप ट्यूब्स भी कैसे होते हैं? ई न्यूक्लिएटेड होंगे। सीप ट्यूब्स के बाद
अगर एक और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो राइजोपस, ठीक है। अब राइजोपस में तो अब देखो मैंने यहां पर कहा कि हम पढ़ रहे थे मल्टी सेल्यूलर, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि न्यूक्लियस तो या तो एक प्रेजेंट होगा, तो कितने होंगे, एक ही होंगे, या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये अभी तक हमने सेल थ्योरी में डिस्कवर नहीं किया था, इसलिए राइजोपस इसका एक एक्सेप्शन होगा जो कैसा है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, तो ये एग्जांपल्स आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमारे कौन कौन से ऐसे सेल हैं जो एक्सेप्शन हैं, जैसे बैक्टीरिया, आरबीसी, सीफ्ट्यूस, राइजोपस एटसेट्रा, ठीक है। इसमें हम वायरस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो वायरस, क्योंकि वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तभी ये एक्टिव हो पाता है, उससे पहले वायरस एग्जाम्पल वायरस को हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल अगर ये कंप्लीट हो गया है तो इसके बाद हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं कि कुछ सेल के कुछ अलग अलग टाइप हैं जिसके एग्जाम में डायरेक्टली क्या क्या क्वेश्चन मिलेंगे कि सबसे बड़ा सेल क्या होता है, सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, यानी कि हम कुछ सेल के टाइप्स पढ़ने वाले हैं और उनके फीचर्स, शेप एंड साइज के बारे में, ठीक है। जैसे मैं एक तरफ लिखूंगा हमारे सेल टाइप, और सेल टाइप के साथ साथ मैं उसके फीचर लिखने वाला हूं। फीचर दैट मीन्स उसका साइज एंड शेप। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीपीएलओ की, ठीक है। पीपीएलओ आप लोग जानते ही होंगे, इसी को हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं जो एग्जाम में छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसमें ये ध्यान में रखना है कि ये एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट है, और एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट में इस सेक्शन से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पर भी, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पीपीएलओ जो माइकोप्लाज्मा होता है, इसे हम स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल। और इसकी क्या होगी, अगर स्मॉलेस्ट सेल है तो लेंथ हमको पता होनी चाहिए, तो इसे हम कहते हैं 0.3 म्यू एम, ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी, 0.3 म्यू एम की। अब तुम्हें कई जगह तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, 0.1 भी देखने को मिल सकता है, 0.2 भी मिल सकता है। तो वो एक हम रेंज की बात करते हैं कि 0.1 से लेकर 0.3 के बीच में ही इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है, इसलिए हम स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं। स्मॉलेस्ट सेल के बाद इसमें इससे बड़ा भी है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगा। तो जब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया की साइज क्या हो सकती है, 3 से लेकर 5 म्यू एम तक, है ना। और ये एक एवरेज साइज है, इससे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 5 म्यू एम तक हमने अभी तक डिस्कवर किया है। एक बात कर रहे हैं थर्ड, ऑस्ट्रिच एग की। अब तुम्हें लगेगा कि ऑस्ट्रिच का एग की बात कर रहे हैं, नहीं, ये एक्चुअली में एग नहीं है, एग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके गैमीट की, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच एग मतलब उसके गैमीट की जब हम बात करते हैं, तो इसीलिए ये एग क्या है, ऑस्ट्रिच को तो हमें पता ही है कि ऑस्ट्रिच क्या है, एक हमारा लार्जेस्ट बर्ड होता है ना। तो ये लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है। तो सिंगल सेल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रिच का एग ही क्या है, सिंगल सेल है। और अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे आरबीसी की, तो आरबीसी के बारे में, क्योंकि ह्यूमन के बारे में भी तो हमें बात करनी है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच, आरबीसी की। तो आरबीसी जो हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 0.7 म्यू एम इसका साइज होता है, ठीक है। साइज का मतलब है कि ये अभी भी डायामीटर के बारे में बात कर रहे हैं हम,
है ना, यानी कि रेडियस तो इसका भी आधा हो जाएगा। और अगर तुमसे पूछा जाए शेप क्या होता है, तो ये होता है बाइकॉनकेव डिस्क शेप। ठीक है, बाइकॉनकेव डिस्क शेप की बात कर रहे हैं तो 0.7 mm उसका साइज, एंड शेप क्या है, शेप क्या है, बाइकॉनकेव डिस्क शेप का होता है। ठीक है, DISC। देन अब हमारी बॉडी के अंदर एक और सेल पाई जाती है जिसे हम लार्जेस्ट नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल आपको याद होगा नर्व सेल होती हैं, नर्व सेल्स। तो जो नर्व सेल्स हैं वो हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट सेल पाई जाती हैं। यानी कि अगर दो क्वेश्चन कंफ्यूजन होगा, किसमें, लार्जेस्ट में और लॉन्गेस्ट में, तो लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग माना जाएगा, जो कि एक्चुअली में एग नहीं है, हम बात कर रहे हैं उसके गैमीट की। एंड नर्व सेल्स जो हैं वो लॉन्गेस्ट सेल होती हैं हमारे ह्यूमंस की, और ये कैसी होंगी, हमेशा ब्रांच्ड होंगी। तो सिर्फ इन्हीं दो में क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने को मिलता है, जैसे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो। यानी कि अब मैं बात करूं कि इसमें आरबीसीज हैं, न्यूक्लियस हैं, ऑस्ट्रिच हैं, इन सारी सेल्स के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, इसका शेप अलग अलग होता है, कॉलमनर हो सकता है, कॉलमनर के साथ साथ अगर हम देखें ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, और स्ट्रक्चर के साथ साथ अगर इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी तुम्हें देखने को मिलते हैं। एक सिर्फ ट्यूब के नाम से, ट्यूब के जैसा भी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा।